तो आज हम करेंगे रोटेशनल मोशन के 5th, 6th, 7th और 8th लेक्चर की रिवीजन। 6th लेक्चर में तो क्रॉस प्रोडक्ट को रिवाइज किया था और कुछ नहीं किया था। 5th लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था लास्ट में, जो कि होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? तो रेडियस ऑफ जाइरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पे हम उस बॉडी के पूरे मास को अज्यूम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है? डिस्टेंस है कौन से पॉइंट का जिस पे हम पूरी बॉडी का मास अज्यूम करेंगे, किस लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। और इसका सिंपली फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब यहाँ आई की जगह तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो जिस एक्सिस के अबाउट में पूछा है, या जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें डिस्टेंस पूछा है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो लिखो, और इस उसको इक्वल पुट कर दो एम के स्क्वायर के। यहाँ जो के है वो है रेडियस ऑफ जाइरेशन। उसके बाद हमने देखा था टॉर्क, तो टॉर्क को टाउ से तो रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसे हमें मोशन में लाना है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसे हमें रेस्ट में लाना है, तब तो हम यूज करते हैं फोर्स का। कोई चीज रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है उसको अगर हमें रेस्ट में लाना है, या रेस्ट में है उसको हमें मोशन में लाना है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज करने के लिए फोर्स का यूज होता है। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल स्टेट में चेंज करने के लिए टॉर्क का यूज होता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ी है, अब हमें अगर उसको रोटेशनल मोशन करवाना है तो हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, फोर्स से काम नहीं चलेगा। अब टॉर्क और फोर्स में रिलेशन ये है कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितने ज्यादा डिस्टेंस पे हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। यानी कि टॉर्क फोर्स और पोजीशन वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क, और जितने ज्यादा डिस्टेंस पे फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क। और टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या आर एफ साइन थीटा। अब इसमें होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। चाहे तो डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो जो कि फोर्स के होगा, यानी कि डिस्टेंस का जो फोर्स के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो ले लो, और चाहे फोर्स का जो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो ले लो। यानी कि आर और एफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इस टाइप से हमें कंपोनेंट लेने हैं। अगर एक्शन फोर्स की लाइन, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से पास कर जाए तो टॉर्क होगा 0। अब टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करो, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है सबसे पहले वो ढूंढो। उसके बाद ढूंढो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की जो टेल है वो तो होनी चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और जो पोजीशन वेक्टर का हेड है वो होना चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे, यानी कि जहाँ फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे होना चाहिए हेड पोजीशन वेक्टर का। और उसके बाद या तो आर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लो और इंटू एफ कर दो, या एफ का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लो इंटू आर कर दो। यानी कि आर और एफ पोजीशन वेक्टर और फोर्स के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट लेने होते हैं, यानी कि आर और एफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब नेट टॉर्क निकालने का तरीका होता है R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। यानी कि अलग अलग टॉर्क निकाल के अलग अलग फोर्स का, और उन सबको ऐड करेंगे तब हमें नेट टॉर्क मिलेगा। उसके बाद हमने देखा था कपल। तो कपल में होता क्या है, नेट फोर्स है वो तो होता है 0, लेकिन टॉर्क उस केस में कुछ ना कुछ आता है। यानी कि फोर्स इस तरीके से एक्ट करता है कि फोर्स का जो नेट इफेक्ट है, नेट फोर्स है वो तो हो जाएगा 0, लेकिन टॉर्क कुछ ना कुछ होगा, यानी कि टॉर्क होगा नॉन जीरो। और उसके बाद हमने कुछ ट्रू फॉल्स देखे थे जिनमें हमने नेट टॉर्क और नेट फोर्स का रिलेशन देखा था। अब सिंपली अगर कहा जाए तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क का कोई रिलेशन नहीं होता। अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। अगर नेट टॉर्क 0 है तो नेट फोर्स 0 भी हो सकता है और नेट फोर्स नॉन जीरो भी हो सकता है। और अगर नेट टॉर्क नॉन जीरो है तो नेट फोर्स 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। सिंपली कह सकते हैं कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर फोर्स ही 0 लग रहा है, यानी कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो टॉर्क हमेशा 0 होगा। अब एक तो है कि फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, और एक है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन नेट फोर्स 0 है।
तो वो तो हो गया कि जो फोर्स लग रहे थे उन उन सब फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस करके उनका जो नेट इफेक्ट है वो जीरो हुआ है। तो इस केस में नेट फोर्स और नेट टॉर्क का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन अगर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, कोई भी फोर्स नहीं लगा, तो टॉर्क हमेशा जीरो होगा, क्योंकि फोर्स के बिना टॉर्क नहीं आ सकता। लेकिन नेट फोर्स के बिना टॉर्क आ सकता है। अब बात आती है कि हमने कपल का केस देखा ही क्यों, यानी कि जिस केस में नेट फोर्स जीरो हो लेकिन नेट टॉर्क कुछ ना कुछ आए, यानी कि नेट टॉर्क नॉन जीरो और नेट फोर्स जीरो। ये केस हमने क्यों देखा? तो ये हमने इसलिए देखा, होता क्या है कि नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर बॉडी रोटेशन में है तो उस बॉडी पे हम किसी भी पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट पे टॉर्क निकालेंगे तो वो सेम होगा। यानी कि नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क कुछ ना कुछ आ रहा है, तो अब हम इसमें अपने अकॉर्डिंग जहाँ जिस पॉइंट पे हमें आसान लगे उस पॉइंट पे हम टॉर्क निकाल लेंगे सिंपली, तो वो निकल जाएगा। अब हम अगर उस पूरी बॉडी पे कहीं भी टॉर्क देखेंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो वो उतना ही होगा जितना हमने पहले निकाला है, यानी कि उस बॉडी पे हर पॉइंट पे टॉर्क सेम होगा। उसके बाद देखा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एफ नेट जीरो होता है, और इसी कारण सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो होगा। उसके बाद देखा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट टॉर्क जीरो होता है। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड कुछ इक्वेशंस होते हैं जिनमें हमें टेंशन वगैरह या फिर कोई भी फोर्स निकालना पड़ता है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बेस पे एक इक्वेशन बना लेंगे, और फिर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बेस पे दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। अब बात आती है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसमें हम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो अज्यूम करें। तो सबसे पहली वैरायटी होती है कि उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो पुट करो जिस पॉइंट पे अननोन फोर्स लग रहा है और वो अननोन फोर्स हमें चाहिए भी नहीं। और दूसरी प्रायोरिटी होती है टॉर्क को उस पॉइंट के अबाउट जीरो पुट करो जहां सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं। और अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं है तो तीसरी प्रायोरिटी होती है कि टॉर्क को उस पॉइंट के अबाउट जीरो पुट करो जहां जो ऑब्जेक्ट है वो हिंज्ड है, यानी कि जहाँ से अटैच है या हिंज किया हुआ है उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो पुट करो। तो इस तरीके से हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद आता है टपलिंग का केस, 8th लेक्चर में पढ़ा था हमने। तो सबसे पहले देखते हैं टपलिंग क्या होता है। तो टपलिंग होता है पलटना, यानी भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब पलट जाती है उसको टपलिंग कहते हैं। अब इस केस में होता क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो जस्ट रोटेट करने वाला हो, रोटेट किया नहीं है लेकिन जस्ट रोटेट करने वाला हो, तब वो पलट जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे सरफेस पे कुछ ना कुछ सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, जो कि ऑब्जेक्ट स्लिप हो रहा हो उसको अवॉइड करे या ऑब्जेक्ट की स्लिपिंग को अवॉइड करे। यानी कि टपलिंग का केस तभी पॉसिबल है जब सरफेस पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन प्रेजेंट हो। अब इस केस में होता क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है, अब उसका जो लास्ट वाला कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यानी कि वो पलटते टाइम जो लास्ट वाला पॉइंट होगा जो सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहेगा, उसके अबाउट हमें टॉर्क को जीरो पुट करना है। और जो नॉर्मल है वो हमारा सेंटर ऑफ मास से या पहले जहां भी था वहां से ट्रेवल करके उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे चला जाएगा। जो ऑब्जेक्ट का लास्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बचेगा ना सरफेस के साथ, वहां चला जाएगा नॉर्मल ट्रेवल करके। उसके अबाउट हम टॉर्क को जीरो पुट कर देंगे, और फिर हमसे जो भी पूछा है, कोई अननोन फोर्स पूछा है या कुछ भी पूछा है, तो टॉर्क को जीरो करने के बाद उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं टपलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तब तो टपलिंग के केस में उस पर 4 फोर्स लगते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, mg और फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन पे हमें टपलिंग का केस देखना है तो उस केस में 3 फोर्स लगेंगे, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और mg। एक्सटर्नल फोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लाइन प्लेन पे है, तो उस वजह से उसमें टपलिंग हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंक्लाइन प्लेन पे होता है क्या कि हमें मिनिमम एंगल पूछा जाता है कि मिनिमम एंगल बताओ जिस पे जस्ट टपलिंग हो जाए। तो वो जब हम इक्वेशन वगैरह बना के, थोड़ी थोड़ी इक्वेशन बनानी है, उनसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आता है tan थीटा इज इक्वल टू a/h।
यहाँ ए वो लेंथ है जो ऑब्जेक्ट की इंक्लाइन प्लेन के कॉन्टेक्ट में है, और एच है ऑब्जेक्ट की इंक्लाइन प्लेन से हाइट। और इन लेक्चर में बेसिकली हमने इतना ही पढ़ा था। रोटेशनल मोशन अगले लेक्चर में रिवाइज करेंगे। थैंक यू।